मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी। वेलकम। बात करने वाले नए वीडियो की। नए वीडियो के अंदर नया टॉपिक है। नए टॉपिक का नाम है एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बाउंडेड। ठीक है। लास्ट में हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात रुक गई थी, फिर क्या करने लगे थे? क्लासिफिकेशन करने लगे थे। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन के बाद फिर से नए फंक्शन स्टार्ट किए, व्हिच इज फर्स्ट बाउंडेड फंक्शन। सो बाउंडेड की बात करेंगे सबसे पहले। फंक्शन इज बाउंडेड व्हेन वेरीज बिटवीन सम वैल्यूज। क्या? फंक्शन इज बाउंडेड मींस वेरीज बिटवीन सम वैल्यूज। कुछ वैल्यूज के अंदर वो वेरी करेगा, उसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। मोड ऑफ fx, व्हाट? मोड ऑफ fx which is less than or equal to m। m क्या होगा? फाइनाइट नंबर। तो देख लीजिए, आपको पता है sin x किस क्लास से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से +1। ये इसको बोलते हैं बाउंडेड। cos का भी ऐसा ही रहता है, 1/1 + x पे। इसका क्या रहता है? ये कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड होता है? 1 से 0 तक। ठीक है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन तब भी इसको हटाना चाहिए, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। ये दोनों परफेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि माइनस और प्लस दोनों वैल्यू इंक्लूड भी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इसको मैंने हटा दिया। sin x cos x ये दोनों पक्का है, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है। बाउंडेड है, क्या होते हैं? बाउंडेड। Explicit implicit function. A function is defined by an equation not solved for the dependent variable is called an implicit function। मतलब कि छोड़ दिया गया हो, किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व नहीं किया गया, उसको क्या बोलते हैं? अपन इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। y has been expressed in terms of x alone, then it is called an explicit function। y has been expressed in terms of x alone, then it is called an explicit function। An explicit function। देखो, y is equal to x square plus e की पावर x plus 5 upon under root 1 minus cos inverse x। ये वाली चीज होगी। इसमें देखिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके लिए डिफाइंड है या फिर किस में एक्सप्रेस की गई है? सिर्फ और सिर्फ y में एक्सप्रेस की गई है। देख रहे हो? देखना चाहिए जनाब, देखना चाहिए। ये वाली चीज किसके अंदर एक्सप्रेस की गई है? y is equal to x square के अंदर एक्सप्रेस की गई है। ठीक है। अब ये वाली चीज बोलिए बोलिए भाई साहब, इसमें क्या कुछ भी एक्सप्रेस किया गया है कि किसी के लिए भी इस इक्वेशन को बनाया गया है? आपको खुद नहीं बनाना, आपको खुद बनाना नहीं है। ये थी इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट, ये हटाओ इम्प्लिसिट को, ये एक्सप्लिसिट है, क्योंकि डेफिनेशन कॉल्ड दिस। ये वाली एक्सप्लिसिट, ये वाली नीचे वाली इम्प्लिसिट।
चलिए बताइए ये कौन सा होगा, तो ये होगा मेरा इम्प्लीसिट। फिर दूसरा वाला ये एक्सप्लिसिट, फिर ये कौन सा होगा, तो ये होगा इम्प्लीसिट। समझ गए क्या, समझ गए। ये वाला भी इम्प्लीसिट। फिर नीचे वाला, ये वाला कैसा होगा, ये वाला होगा डन 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 डन। ये वाला इम्प्लीसिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई सब, एक्सप्लिसिट इम्प्लीसिट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए एक और नई चीज सामने खड़ी है, आपके लिए तो एक और एक कितनी सारी चीजें बनाई गई है आपके लिए। तो सिर्फ देखते रहिए, आपका काम सिर्फ देखना है, सोचना है, समझना है और फिर बोलना है। ठीक है, सोचिए समझिए बोलिए, चलते रहिए। 200 की स्पीड में चलिए। कितने की स्पीड में, 200 की। अगर 200 की स्पीड में चलते चलते आपको कुछ हो रहा है तो स्पीड को और बढ़ाइए, जिससे आपको जो हो रहा था वो कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका फोकस और बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ती जाएगी, फोकस बढ़ेगा, सो एक्स्ट्रा चीजें कम होती हैं और यही हमको फायदा है। होमोजेनियस फंक्शन, ये फंक्शन का मतलब क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा तुरंत ही समझ में आ जाएगा। A function is said to be homogeneous with respect to any set of variables when each of its
term is of the same degree with respect to those variables. A function is said to be homogeneous with respect to any set of variables. Any set of variables when each of its term is of the same degree. कौन सी डिग्री? सेम डिग्री with respect to those variables. आपको क्या समझ में आया ये चीज? नहीं आई ना? ठीक है, चलिए तो अपन फिर से बात करते हैं इसके लिए. तो देखिए एग्जांपल ये होता है कि अगर ये वाली चीज इस प्रकार से फंक्शन टी एक्स टी वाई टी की पावर एन हो, कौन सी हो? टी की पावर एन, किसके लिए? एफ ऑफ एक्स वाई, किसके लिए? एफ एक्स वाई के लिए. तो अगर एफ टी एक्स टी वाई डाल देंगे, मतलब मान लो कोई फंक्शन था ये वाला एफ एक्स वाई, उसके अंदर अपन क्या लिख देंगे? टी एक्स टी वाई कर देंगे. तो टी टी बाहर आना चाहिए और इस प्रकार से निकलना चाहिए. या फिर अगर ये वाली चीज होगी तो ये वाली तरीके से बाहर टी बाहर आना चाहिए और उसकी पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो उसको डिग्री बोला गया. क्या बोला गया? डिग्री. और ये जो पावर होगी जितने वेरिएबल्स होंगे उस हिसाब से होगी. अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितनी डिग्री का होगा? 3 डिग्री का होगा. लिखा है एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स वेयर ईच ऑफ इट्स सम इज ऑफ द सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दोस वेरिएबल. इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन. ये डेफिनेशन तो कुछ ज्यादा ही टफ लग रही है, ठीक है. सो अपन एग्जांपल ले रहे हैं f of xy which is equal to 3x square minus 4xy plus 2y square. ये वाली चीज है. आपको बताना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं. कैसे बताएंगे? ये करिए, tx और ty ले लीजिए. 3tx का होल स्क्वायर माइनस 4tx इंटू टी वाई प्लस 2ty का होल स्क्वायर क्या आएगा? 3t स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर x इंटू वाई प्लस 2t स्क्वायर y. ऐसे होगा क्या? जी हाँ. क्या कॉमन आएगा? टी स्क्वायर. इसको क्या लिखा जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y. ऐसे लिखा जाएगा. जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से लिखा जाएगा. जी बिल्कुल इस प्रकार से लिखा जाएगा, बिल्कुल. तो ये क्या हो गया? कितने वेरिएबल थे? 2. तो पावर भी इसकी कितनी आ गई? 2 आ गई. क्या ये इक्वेशन इस प्रकार सेटिस्फाई हो रहा है? अब इसको अपन नीचे फिर से क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई. ये किसके इक्वल आ गया? टी एक्स टी वाई के इक्वल आ गया. और 2 वेरिएबल थे, इनकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 2. अगर क्वेश्चन पूछा गया इस इक्वेशन की की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोल सकते हो क्या 2 की. ये क्या फंक्शन होमोजेनियस है? तो हाँ बिल्कुल, दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन. डिग्री कितनी है? डिग्री 2. homogeneous? Yes, yes, this is the homogeneous. अलग अलग वेरिएबल आएंगे तो होमोजेनियस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है. करिए करिए, ये लीजिए, ये लीजिए. इसके बारे में बताइए, फिर इसके बारे में बताइए. सबसे पहले बताइए कि होमो है कि नहीं है, फिर डिग्री भी बताइए. ठीक है.
इसके लिए भी वही सीधी वो है कि नहीं डिग्री बताइए। फिर एक और लिखता हूँ, चलिए 2-4 एग्जाम्पल बहुत काफी है आपके लिए, ठीक है। होम है कि नहीं वो बताना है और फिर डिग्री बतानी है, ठीक है। ये बताइए हो जाएगा ऐसे क्या। जी हाँ दिख रहा है ना, टी एक्स क्यूब, टी क्यूब बाहर आ गया, टी स्क्वायर फिर टी बाहर आ जाएगा, टी क्यूब होगी, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। होमोजीनियस होगा, जी हाँ डिग्री 3। चलिए इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टी एक्स, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट बाहर निकाल दो टी हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स बचेगा, टी तो यहाँ से भी बाहर आ जाएगा पूरी को पूरी के अंदर, तो क्या हो जाएगा टी एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या लिखा है मैंने टी एक्स लिखा है टी वाई लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, जी हाँ बिल्कुल। क्या बताइए मुझे, ये होमोजीनियस होगा, जी हाँ डिग्री 1। चलिए 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 इसके बारे में बताइए, ये क्या होगा, ये इस प्रकार से कुछ होगा, टन टन ये होमोजीनियस तो होगा, डिग्री कौन सी होगी 1 0, कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन निकला टी की पावर 0, फिर पूरा का पूरा इसको हम क्या बोल देंगे एफ एक्स वाई, क्या बोल देंगे, जी हाँ बिल्कुल
ये मेरा टी एक्स और ये टी वाई, ये ला 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 चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, किस चीज के साथ चलेंगे, इसको हम बना दो। अब आएगा इक्वल, नॉन इक्वल, या फिर आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, ये वाली चीज आएगी, ये वाली चीज आएगी। अब आपको ये वाली चीजें करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है, डोमेन चेक करना है। दोनों का क्या चेक करना है, डोमेन। अगर दोनों का डोमेन सेम है, क्या सेम है, डोमेन, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल, आइडेंटिकल कहलाएंगे। टू फंक्शन f of x and g of x are to be identical if first one same domain या तो, ठीक है, ये वाली चीज होगी। दूसरी वाली चीज कौन सी होगी, दे हैव सेम रेंज। अगर ऊपर वाली चीज नहीं दिख रही, दूसरी देखो, दूसरी नहीं लेकर तीसरी देखो, लेकिन एक ना कुछ तो यहाँ से एग्जिट होना चाहिए। नहीं, एक नहीं, अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो फिर नीचे वाली देखने की कोई जरूरत ही नहीं। ये सेम होगा तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वही का वही डोमेन किसका होना चाहिए, जी एक्स का। एफ ऑफ एक्स का कोडोमेन होगा वही का वही कोडोमेन किसका होना चाहिए, जी एक्स का होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस वाली कंडीशन के ग्राफ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सब कुछ सेम है तो रेंज भी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपली ग्राफ ओवरलैप ईच अदर, ग्राफ ओवरलैप होना चाहिए। ये वाली चीज समझ में आ गई, ग्राफ की ओवरलैप होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। चलिए लिखिए एग्जांपल, इसमें तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल है। देख लो, ये वाली ln x का कर्व कैसा आएगा, वही पुरानी वाली चीजें सेम टू सेम। x माइनस डालो या प्लस डालो, दोनों ही के आंसर जनरेट करेगा। ये वाली 1 डालेंगे तब भी 0 आएगा, -1 लेंगे तब भी 0 आएगा। समझ गए, इसकी बात करो 2 ln x क्या होगा इसका कर्व, x अपन 1 लेंगे
तब क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा क्या जीरो, जी हाँ। लेकिन अपन ln e लेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, ln e लेंगे मतलब कि सबसे पहले मैं ln x का कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको दिक्कत नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है। ये 1 0 हो गया, किसके लिए दिखा है, ln के लिए। अब बात करते हैं ln की जगह पे अब क्या हो गया 2, सो ये पूरा का पूरा ग्राफ किससे किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये वाला कर्व कैसा आएगा, ये वाला कर्व इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन था, कौन सा, f ऑफ x, ये हो गया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू e इंटू एफ ऑफ x। अगर पहले क्या था, पहले था मेरा f ऑफ x, अब क्या हो गया e ऑफ x, इसका एग्जांपल है 2 sin x, फिर 1/2 sin x, और ओरिजिनल y क्या होगा अगर मैं ले लूं तो sin x होगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये इसमें से ये, इसमें से ये, तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। ये अगर sin x का तो 1/2 का थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सब कुछ क्या होगा, हिसाब सेम होगा, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, समझ में गया, समझ में गया ये। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा सब कुछ, ई लेंगे ना ई, तो ई पे कितना आंसर आएगा, ई पे 2 आएगा इस वाले कर्व के लिए। अगर मैं ओरिजिनल करूँ तो 1 आएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा। तो ये मान लो कि ये रहा मेरा ई, ये 1, लेकिन अब क्या हो जाएगा, तो ये कर कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, समझ गए क्या आप लोग। तो ई पे 1 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, ई पे 2, तो ये क्या सेम दिख रहा है आपको ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ भूल जाइएगा, ये वाला पिछू वाला, ये वाला, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व क्या सेम दिख रहा है, जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ई पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, नहीं यहाँ पे ई पे 1 नहीं आएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर दे रखा है, शायद इसका कर तो ये भी नहीं आएगा, हाँ आएगा, तो मतलब आएगा इसी प्रकार से ऐसे ही, लेकिन क्या एग्जैक्ट जो ln x का है क्या वो नहीं आएगा, अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 डाल रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे तो 6, 3 डालने पर तो 9 दिखा रहा है, मतलब कि मैं x3 ले रहा हूँ लेकिन वैल्यू किसकी आ रही है, ln 9 की आ रही है, ठीक है। सो सीधा ही दिख रहा है कि ये दोनों कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। कहाँ से दिख रहा है ये, तो ये चीज हमको दिख रही है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखने से, क्योंकि ग्राफ ही ओवरलैप नहीं कर रहे तो आइडेंटिकल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता जनाब। क्या बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे x क्या ले सकते हैं, x तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना क्या नहीं है, सिर्फ जीरो, जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी लो यहाँ से x क्या ले सकते हो, x, x यहाँ से सिर्फ ग्रेटर देन जीरो ले सकते हैं, या माइनस वाली ले सकते हैं, चीजें बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आपको दिख गया कि इसका डोमेन क्या है, डिफरेंट, डोमेन डिफरेंट, दैट्स व्हाई आल्सो नॉन आइडेंटिकल। ये कर्व से भी है, ये बाय कर्व, और ये बाय डोमेन और कोडोमेन से।
चलिए ये लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या भाई साहब क्वेश्चन लिख रहा है? f of x is equal to 10x and g of x is equal to 1 upon cot x। बताइए ये आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल? ठीक है, इसके बाद f of x is equal to cot x और g of x is equal to 1 upon 10x। बताइए आइडेंटिकल है कि नहीं? ठीक है, चलिए पहले ये दोनों बताइए, फिर बाद में आगे चलते हैं। क्या और कुछ बताना है? ठीक है, चलिए ये भी बता दीजिए। f of x is equal to cos x, g of x is equal to 1 by sin x। cos x लिया है ना, तो cos x के लिए sec x सही रहेगा। ये वाली चीज, फिर और भी इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। आपको क्या करने हैं, बिल्कुल करने हैं। कुछ भी बात छोड़नी चलेगी, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा, हो ये सब नहीं चलेगा। हो ये सब नहीं चलेगा। आपका बस एक ही काम है। चलिए ये इसकी बात करते हैं। f of x is equal to 10x, g of f is equal to 1 by cot x। tan x का कर्व कैसा आएगा? इसका कर्व कुछ मतलब कि ग्राफ इस प्रकार से आएगा। सही बोला ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल सही। ये वाली चीजें ये वाली चीजें होगी। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए क्या होगा?
सबसे पहले cot x का कर्व ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? cot x वैसे तो होता क्या है? 1/10x। cot x क्या होता है? 1/10x ऐसा होता है ना कुछ, आपको पता होगा। तो किसका उल्टा कर्व आएगा या फिर कर्व किसका आएगा? वो कर्व आएगा भाई साहब, इसका उल्टा आएगा। तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे आएगा। समझ गए क्या? क्यों ऐसा? π/2 लेंगे, मैंने बोला ना 1/10x। 1/10x की मैं बात करूं तो 1/10x में क्या होगा? नीचे π/2 मतलब कि 10π/2, वहां पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, या बोले तो फाइंड नहीं हो रहा। तो क्या वो चीज आएगी? नहीं आएगी। फिर जीरो पे क्या हो रहा है? ये जीरो कब आ रहा है इसके अंदर? 10 जीरो पे जीरो आ रहा है। फिर π/2, ये वाला π/2 है, ये भी π/2, ये पाई पे जाने पर भी फिर क्या हो रहा है? जीरो आ रहा है। 10 क्या दे रहा है? जीरो। सो ये सब वैल्यू भी क्या करनी थी? हटानी थी। देखो तो यहाँ पे पाई मैंने कॉट का ड्रॉ किया है। कॉट का किसका किया है? कॉट का। तो कॉट में ये वाली चीजें उल्टी आ रही है, समझ रहे हो? देख रहे हो ना? जीरो पे अनडिफाइंड दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी अनडिफाइंड, ठीक है? ये वाली चीजों पे अनडिफाइंड 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 होने लगा। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो आ रही थी। ये रही π/2। तो ये cot x का कर्व कैसा आएगा? टोटली इस प्रकार से आ जाएगा। ये 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 इस प्रकार से पूरा का पूरा cot x का कर्व आता रहेगा, ठीक है? अब आपको एक ही चीज करनी है इन सब चीजों के अंदर कि अब 1/cot x का कर्व ड्रॉ करना है। किसका? 1/cot x। मतलब कि अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? इनफाइनाइट। अब मुझे बताइए 1/इनफाइनाइट करेंगे, 1/इनफाइनाइट, तब आंसर क्या आएगा? जीरो ही आ जाएगा कि 1 आएगा? जीरो आ जाएगा। तो 1/इनफाइनाइट पे जीरो आ गया, तो π/2 पे क्या आ गया? जीरो। यहाँ पे π/2 पे क्या है भाई साहब? यहाँ पर π/2, ये वाली π/2 वैल्यू है। यहाँ पर π/2 पे इनफाइनाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। डिफाइन नहीं है बेसिकली बात करो तो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट आंसर π/2 पे। π/2 पर इनफाइनाइट आ रहा है, प्लस वाला इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है? सो ये जीरो के आसपास हो जाएगा, ये जीरो हो गया। और 10 जीरो पर अनडिफाइंड हो गया, वहां पे डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो। तो वो चीजों को अपन छोड़ देंगे। तो n पाई वाली सारी की सारी चीजें छोड़ दे। अब क्या लिख रहा है? तो cot x का कर दे। हमें तो 1/cot x चाहिए, बताइए जरा। अब इसमें से भी क्या चीज हट जाएगी? अब cot x जीरो कहाँ पे होता है? π/2 में, समझ गए? तो π/2 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। फिर समझ गए? बिल्कुल समझ गए। फिर जीरो पे cot x मेरा जीरो पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। एक प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, कुछ भी डालो इनफाइनाइट का, तो आंसर क्या आएगा उसका? जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर कर्व अब कैसा हो जाएगा 1/cot x का? जरा बस इतना मुझे बता दीजिए, अगर आप कर्व ड्रॉ कर पा रहे हो तो। π/2 पे अपना आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि π/2 अपन ले नहीं सकते। ये हो गया π/2। ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या?
यहाँ पे चीजें कम हो रही है, मतलब कि x बढ़ रहा है, चीजें कम हो रही है, उसका डिवाइडेशन करें तो चीजें क्या हो जाएगी, मतलब कि 1 अपन छोटी, तो 1 अपन छोटी मतलब बड़ी हो जाएगी, चीजें बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे चीजें बढ़ रही है, सो डिवाइड करने पर क्या हो गई, छोटी हो गई, फिर छोटे को भी डिवाइड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से कार्य अपनी जो कार्यगाथा है वो चलती रहती है। पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, 0, तो पाई बाय 2 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आ रही है ना, ये वाली। तो यही कर होगा भाई साहब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, तो चलिए इन दोनों को फिलहाल के लिए साइड में कर दे रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। अब 10x के लिए मुझे बताइए, ये तो 10x का था, सॉरी ये किसका था, cot x का, ये मैंने 1 अपन cot x का ड्रॉ किया है। चलिए 10x के लिए बताइए डोमेन क्या होगा, अपन सब कुछ ले सकते हैं जी, नहीं सब कुछ नहीं ले सकते, 2n+1 पाई बाय 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए इसके लिए बताइए, x बिलोंग्स टू r, इसमें हो जाएगा क्या, ये तो कॉट का है, लेकिन मुझे कॉट का थोड़ी ना चाहिए, मुझे चाहिए tan का। छोड़िए, तो ऐसे भी सोचते 1/cot x, cot x में क्या 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 नहीं आएगा, cot x में किसका समावेश नहीं होता, खुद cot x में पाई का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पाई लेने पर क्या आता है, इनफाइनाइट, लेकिन ले लिया, मान लो कि ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाली चीज क्या अनडिफाइंड हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकती है। तो ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूँ, -n पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई वाली सारी की सारी वैल्यू हटा दी, क्योंकि वहां पर ये वाले भाई साहब क्या है, डिफाइन नहीं है, क्या है, डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई n पाई पर। रुकिए जरा, मैं इसको और तरीके से लिख रहा हूँ, फिर चलिए cot x को अपन क्या कर देंगे, cot x को 0 तो कर ही नहीं सकती, नीचे 0 नहीं ला सकते, अगर 0 नहीं ला सकते तो वो भी हटाना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2n+1 r/2, ये हो जाएगा, तो ये वाला मेरा कर्व गलत है क्या, कैसे ड्रॉ करूँ इसको, n पाई पर तो cot x डिफाइन नहीं है, तो वो तो वैल्यू अपन डालेंगे ही नहीं n पाई की, क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या डालेंगे, ये वाला कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लगता है मुझे वैसा ही है। सो x बिलोंग्स टू r(n-π), ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल, ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, तो ये तो होगा भाई साहब, ये तो मैं खुद से अपने तौर तरीके से कर रहा हूँ कि ये ग्राफ, वैसे ग्राफ से नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें लिख दो डोमेन वाली, तब भी हो जाएगा, ये फर्स्ट तरीका था, ये सेकंड,
क्योंकि मेरे को तो ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है 1/cos x का। अब मैं गलती एक जगह पे कर रहा हूँ, n पाई cot n पाई पर इसका आंसर नहीं आ रहा। मतलब क्या है इसका, एग्जैक्ट n पाई पर इसका आंसर नहीं आ रहा। उसका मतलब ये है कि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वहां पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है? इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसका मतलब तो यही होता है कि वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका अपन उसको लिखेंगे cos की टर्म में, कॉट की टर्म में, तो क्या आंसर देगा 1/cot की टर्म में। तो 1/cot इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पे किसी की भी वैल्यू, तो वो तो आंसर जनरेट कर देगा 0। तो 0 तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा, 1/इनफाइनाइट उसका आंसर क्या आएगा 0। तो वो तो सही चल रहा है पैसा। चलिए cot x की फिर से बात करते हैं। यहाँ पे cot x क्या आएगा, यहाँ पे cot x आएगा x belongs to r minus n pi। n pi में हर एक जगह पे उसको छोड़ देना है। अब 1/10x की बात करेंगे, x belongs to r, क्या नहीं ले सकते, pi/2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यही है 2n + 1 pi/2, ये हटाई जाएगी। इसके बाद किसकी बात करेंगे, माइनस करके 0 वाली भी टी में हटाएंगे तो n पाई, ये वाली चीज भी हट जाएगी। तो ये भी क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि रुकिए 1-2 मिनट में इसको चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये मैंने अपने तौर तरीके से ये एग्जांपल लिए थे। देख लीजिए दोस्तों, फिर से मैं बात कर रहा हूँ। अपन इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मुझे मिल चुका। x बिलोंग्स टू r, tan x के लिए r होता है, लेकिन उसमें से अपन pi/2 वाली सारी की सारी चीजें हटा देंगे, क्योंकि pi/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, pi/2 पे इसकी वैल्यू ही नहीं आती, एग्जैक्ट pi/2 पे इसकी वैल्यू आती नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से इसकी बात करेंगे 1/cot x, किसकी 1/cot x की। अगर मुझे 1/cot x का ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो वो तो मैंने किया ही नहीं। 1/cot x का ग्राफ तो मैंने अभी तक ड्रॉ किया नहीं है। ठीक है, लेकिन किसका किया है, cot x का किया है। तो देख लो cot x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, n पाई पर, सो r माइनस n पाई सब जगह से हटा दिया। ठीक है, अब एक और चीज हटानी है, कौन सी, जो डिनोमिनेटर 0 कर रही है, और वो कौन सी है, हर pi/2 वाले इंटरवल डिनोमिनेटर 0 कर रहा है। सो pi/2 वाले सारे इंटरवल को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो ये फंक्शन अब देखो ये होगा, और ये क्या, ये दोनों सेम दिख रहा है, जो बिल्कुल नहीं, नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, उसी प्रकार से cot x की बात करेंगे तो क्या है, r माइनस n पाई। दूसरा क्वेश्चन, fx = cot x and gx = 1/10 x। आपको यही बताना है कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल। r माइनस n पाई, क्यों भाई साहब, ये तो दिख रहा है ग्राफ से कि n पाई पे हटा, क्या यहाँ पे pi/2 वाली चीज हटाने की जरूरत है जी? नहीं, क्यों नहीं हटाने की जरूरत, बिकॉज 0 फिलहाल कुछ दिक्कत नहीं दे रहा, 0 आएगा तो चलेगा। यहाँ पे नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ चल रहा है 1/10x। r माइनस pi/2 वाली चीजें वो तो पहले से ही नहीं आ रही थी, तो वो भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, लेकिन n पाई को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 जनरेट कर रहा है, तो ये नॉन आइडेंटिकल है। cos x and 1/, क्या होगा इसके लिए बताइए, cos x ये कर्व होगा इसका, sec x का ये वाला कर्व होगा। ठीक है, cos x में x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस कौन सी चीज हट जाएगी, ये तो 0 है, ये pi/2 वाली चीज हट जाएगी, तो माइनस 2n + 1 pi/2। ठीक है, ये वाली सारी चीज हट जाएगी। तो ये कैसा है, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, समझ गया। तो sec x and 1/cos x, तो
तो sec x के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 5/2 ये वाली चीजें होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे sec x कभी जीरो आंसर देता ही नहीं, sec x कभी भी जीरो आंसर देता नहीं। सो क्या बोल देंगे अपन जरूर से बोलेंगे कि नीचे कोई ऐसी टर्म ही नहीं आ रही जो फंक्शन को अनडिफाइन करे, तो बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। और वैसा का वैसा ही अगर न्यूमरेटर में आता है तब भी ये वही चीज होती है, डिनोमिनेटर में आता है तब भी वही चीज, न्यूमरेटर में आता है तब भी वही चीज। gx = 1/cos x क्या आंसर है जरा बताइए। वन अपन cos x देख लीजिए, ये वाली चीज x बिलोंग्स टू r, बट अब ये जीरो वाले सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे ना, तो सारे के सारे पॉइंट्स कौन से हैं, 5/2 वाले। सो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 5/2, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे अपन अब हटा लेंगे, ठीक है। सो नीचे वाला फंक्शन कैसा हो गया, आइडेंटिकल, देख रहे हैं ना। ऊपर वाला कैसा था, नॉट आइडेंटिकल, बट नीचे वाला आइडेंटिकल। तो ये वाली चीजें आप याद रखें। tan के केस में दोनों ही नॉट आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन cos और sec के केस में एक नॉट आइडेंटिकल दूसरा आइडेंटिकल बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्वेश्चन आपके लिए रख रखे पीटी के अंदर, वो सारे के सारे पीटी के अंदर से क्या कर दिए जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। पीटी का अभी पिटारा खोल चुका है। पिटारे में से सबसे पहला क्वेश्चन निकला f of x = sin x, एंड दूसरा निकला g of x = 1/cos x। समझ गए क्या। चलिए उसके बाद पिटारे में से और एक नया क्वेश्चन निकला कि f of x is cos x and g of x is 1/sin x। क्या आएगा, पिटारे में से सारा कुछ निकाल दिया बाहर, पिटारे पूरा खोल दिया। sin x fx = sin x and gx = 1/cos x। sin x के लिए x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे 1/cos x नहीं, cos x नहीं, sec x कर दो, cos x कर दो। cos x का कर्व कैसा आता है, कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस जो चीज डिवाइन है उसको हटा देंगे, तो वो कौन सी आएगी, n पाई वाली, ठीक है। चलिए ये नॉन आइडेंटिकल हो गए। फिर उसके बाद cos x and 1/sin x क्या हो जाएगा, cos x x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, क्योंकि ये तो जीरो आंसर दे ही नहीं रहा, इसका सबसे छोटा आंसर -1 और ये बड़ा मतलब कि -1 और 1
उसके बीच के आंसर तो आ ही नहीं रहे, x बिलोंग्स टू r माइनस n, यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1/sin x दे देता है, that's mean this is the correct answer of x belongs to, अब क्या होगा बताइए ना जरा, हाँ r माइनस n पाई, क्यों, क्योंकि n पाई पर हर बार जीरो आया है, जीरो हटाना पड़ेगा, तो ये सेम हो गया, तो ये आइडेंटिकल 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 आइडेंटिकल, क्लियर, ये वाली चीजें थी हमारी। COSCC f of x which is ln e की power x and g of x which is equal to e ln x, ओके। ये आपके लिए क्वेश्चंस, अब झोला भर के पूरा का पूरा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है उसके आंसर निकालने, ठीक है। ln x of e, ये मेरा क्या है fx, और ln 1/ln ex, ये मेरा एक और क्वेश्चन, ये gx था, फिर fx ln ex, फिर gx 1/ln xe, ठीक है, ये वाली चीजें। उसके बाद आगे चलते हैं, चलिए 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 भाई साहब, ऐसे बैठे रहेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। f of x which is equal to सिग्नम x square plus 1, ओके। फिर g of x क्या हो जाएगा, sec square x minus tan square x, cosec square x minus cot square x, फिर क्या होगा, sec, फिर दूसरा लिख रहा हूं आपके लिए, चलिए बताइए, ln ex and ln x, चलिए यहाँ पे तो ऐसे लिखा है ln ex, अब ex क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सही बोलो ना भाई साहब, इस प्रकार से नहीं देख रहा था, अब क्या जो भी हो, अब ऐसे लिख रहा है तो लिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा नीचे, चलिए ex ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या होगा, जो ln के अंदर है, सो x इज ग्रेटर देन 0, यही ना। अब मुझे बताइए कि पावर कैसी लूं x की जो ग्रेटर देन 0 दे, क्या ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, x की पावर आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग, सो यहाँ से x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा, और यहाँ से x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, सो ये दो बोल सकते हैं अपन कि ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल,
ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ई एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। दैट्स मीन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, तो कभी जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो का मतलब यही होता है, तो कंडीशन लगाई थी मैंने कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। रियल में जीरो से इसकी वैल्यू कभी जीरो से जीरो भी नहीं आती। क्योंकि जीरो पे क्या मिलता है, एसिम्पटोट मिलता है। क्या मिलता है, एसिम्पटोट मिलता है। चलता ही रहता है, 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 चलता ही रहता है। सो एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एक्स क्या नहीं लेना, वन नहीं लेना, याद है ना ये वाली चीज। चलिए इसके लिए बता दीजिए, यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। x क्या नहीं लेना, x इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि वन ले लेंगे तो जीरो आएगा। तो ये तो क्या हो गया, आइडेंटिकल। अब यहाँ पे e की बार x नहीं लिखा वैसा, ln e x लिखा इस प्रकार से। आइडेंटिकल। चलिए 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 आगे चलिए, बताइए ये वाली चीज ln e x, और ये ऐसे x इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज नॉट इक्वल टू वन, ये वाली कंडीशन होगी। तो बताइए मुझे क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल। चलिए उसके बाद बताइए, कभी नॉन आइडेंटिकल को नॉट आइडेंटिकल भी लिखते हैं क्या, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। वैसे ये वर्ड होता ही नहीं नॉन आइडेंटिकल, तो मैंने ही बता दिया। जो आइडेंटिकल नहीं होता वो, बस इतना याद रखना। ये यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे x क्या होगा, ln x में x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और कोई कंडीशन होगी जो बिल्कुल भी कोई भी कंडीशन नहीं है। सो ये आज आइडेंटिकल हो जाएगा। चलिए 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 भाई साहब चलिए। सिग्नम x स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लो यार, क्या दिक्कत है। क्योंकि वो लेने पर सिग्नम की वैल्यू तो मिल ही रही है। यहाँ पे सेक में क्या नहीं ले सकते, सेक की बात करें तो अपन क्या नहीं ले सकते, पाई बाई टू नहीं ले सकते, 2n प्लस वन पाई बाई टू नहीं ले सकते। यहाँ से जो सेक के लिए था, टेन के लिए 2n प्लस वन पाई बाई टू, यहाँ पर भी नहीं ले सकते, क्यों, वहां पर भी अनडिफाइंड होता है। ये भी ये, तो ये तो नॉन आइडेंटिकल हो गया, नॉन आइडेंटिकल। चलिए इसके लिए बताइए, cos x और cot x। भाई साहब cot x और cos x दोनों का सेम होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। इसका भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। चलिए इसका बताइए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x।
दोनों के लिए x बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू r होगा, ये इसके लिए फाइनल आंसर क्या है, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए इसके लिए बताएंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 था तो ये x हो जाएगा, बिल्कुल सही, मोड ऑफ साइन x हो जाएगा, ये साइन x। अब देखो इसमें x तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें भी x कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अब ग्राफ की बात करेंगे, मोड ऑफ साइन x का कर्व कैसा आता है, सेम कर्व लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मोड ऑफ x का ऐसा आता है, लेकिन साइन x का कैसा आता है, समझ गए क्या। तो ये कैसे फंक्शन हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल, किस बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे, डोमेन तो सारा इसमें सेम हो गया, क्या कोडोमेन सेम है, बिल्कुल नहीं, कोडोमेन सेम नहीं है, लेकिन कोडोमेन के बारे में अपन थोड़ी ना बोल सकते, कोडोमेन देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, रेंज बता सकते हैं इसकी रेंज सेम नहीं है, ये 0 से 1 तक ही जाएगा, ये माइनस में से 1 तक जाएगा, ठीक है। चलिए और भी थोड़े बहुत एग्जांपल है आपके लिए, वो लिखिए और इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, चलो 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 नहीं हो रहा वैसे, डार्क नहीं हो रहा, ज्यादा डार्क करने के लिए मैं जा रहा हूँ लेकिन डार्क ही नहीं हो रहा, इसका डार्क होना इम्पोर्टेंट है, जी हाँ बिल्कुल। ये हो जाएगा क्या,
चलिए अब यहाँ पे बताइए एक्स क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डालो, आंसर कितना आता है, 0। कुछ भी डाल सकते हैं ना, एनीथिंग। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो होता है कि इसके अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आइडेंटिकल हो जाएगा। और दोनों का आंसर सेम 0 आता है, पता है हमको। इसके लिए बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन विच इज ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस वन, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन। इन दोनों को इंक्लूड करना है और इसके बाहर के आंसर होने चाहिए, ये माइनस ये प्लस, क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट, या फिर बोले तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, ये वाला इसका आंसर होगा। आप सहमत हो इस चीज के साथ? बिल्कुल। x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर दूसरे के अंदर x प्लस वन ग्रेटर देन 0, सो x इज लेस देन माइनस वन, ये वाली चीज होनी चाहिए। माइनस वन से छोटी ये पूरी चीज आएगी, वन से बड़ी ये पूरी चीज आएगी, क्या आएगी कि नहीं आएगी, जरा मुझे इतना बता दीजिए। वन से बड़ी, अच्छा अगर यहाँ पे अपन वन से बड़ी चीज डालेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। माइनस वन से छोटी, ऐसा कैसे हो गया, x इज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन से छोटी थोड़ी ना आएगी, माइनस वन से बड़ी आएगी। अच्छा माइनस वन डालेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस टू डालेंगे तो माइनस आएगा, मतलब माइनस वन से बड़ी। तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू दिस। सो क्या ये आइडेंटिकल कि नॉन आइडेंटिकल, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आया, वही सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली चीज। 1 माइनस एक्स स्क्वायर which is greater than equal to 0, 1 minus x दूसरे ब्रैकेट में 1 plus x which is greater than equal to 0, ये वाली चीज होगी क्या, हाँ ये वाली चीज बिल्कुल होगी। चलिए यहाँ से बताइए मुझे, ये होगा 1 सॉरी ये क्या होगा माइनस वन, ये क्या होगा 1, एक बंदा इधर एक बंदा इधर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाली होगी चीजें, ठीक है। 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, वन माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली चीज होगी। यहाँ से क्या आंसर आएगा, क्या अपन अब 1 माइनस एक्स को नहीं ले सकते, सबसे पहली बात की हटाइए, यहाँ पे माइनस वन को निकालना पड़ेगा, तो एक्स माइनस वन, फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अभी तक ऐसा है। अब माइनस वन उस साइड चला जाएगा तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन विच इज लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन उस साइड चला गया, दैट्स व्हाई। सो अब क्या आंसर आएगा, माइनस वन से वन, इन दोनों के बीच का आंसर चाहिए मुझे, ये इंक्लूड होगा ये इंक्लूड होगा, x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, क्योंकि देख लो यार 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 नेगेटिव आंसर से लेकर यहाँ पर से 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 1 लेस देन 0, x इज लेस देन 1, यहाँ से 1 प्लस x ग्रेटर देन 0,
x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन माइनस, देखो अब क्या हो गया, 1 से छोटा -1 से बड़ा, तो फाइनली x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन -1, इस प्रकार से हो जाएगा क्या, फाइनल क्या आंसर आ गया, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फंक्शन, कौन से फंक्शन हो जाएंगे, आइडेंटिकल। क्या आप सभी लोगों को आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल समझ में आया, करना क्या है, मानता हूँ कि अपन फर्स्ट एक दो क्वेश्चन में रुक गए, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हुए, जो अच्छे क्वेश्चन थे वो अच्छे से निकल गए। अब बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की, फिर बात आएगी इवन ऑड फंक्शन की, और उसके बाद बात आएगी लास्ट पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, इतना पोर्शन बचा है, उसके बाद अपन अगले वीडियो में करेंगे।